हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे वेव ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब फ्रेंड्स, ये जो इंटरफेरेंस ऑफ वेव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमको समझने के लिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रूव करता है कि लाइट एक वेव है, ठीक है। बिकॉज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमको ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पता चलती हैं जो कि एक वेव नेचर ऑफ लाइट ही प्रूव कर सकता है। और सबसे क्रांतिकारी, सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लाइट एक वेव है वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसको समझने के लिए हमको इंटरफेरेंस ऑफ वेव जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आज के पूरे डिटेल लेक्चर में हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव समझेंगे और ये भी समझेंगे कि मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिससे इंटरफेरेंस होता है। पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग A to Z कॉन्सेप्ट के साथ आज का पूरा लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। जो जितने कॉन्सेप्ट करना उसको नोट करो और क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लाइट कौन से प्रकार का वेव है। देखो, वेव दो प्रकार के होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक जो ट्रांसवर्स वेव्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, जैसे साउंड वेव होता है, उसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर वेव्स वाइब्रेट करती है, मतलब प्रेशर और डेंसिटी में चेंजेस आता है और इस तरह से वेव आगे प्रोपेगेट करती है। उसके अंदर क्या होता है, मतलब कि जो जिस डायरेक्शन वेव प्रोपेगेट कर रही होती है उसी डायरेक्शन में मतलब जो है प्रेशर मतलब आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। क्या होता है कि वेव का प्रोपोगेशन और मतलब कि वेव प्रोपोगेट कर रहा है और जिस डायरेक्शन वाइब्रेशन हो रहा है दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। इस तरह के वेव को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और उस तरह की वेव का उनका मटेरियल मीडियम होती है रिक्वायरमेंट, वो सब चलो दूसरी बात है। और ये दूसरी प्रकार की वेव्स होती है जो कि ट्रांसवर्स वेव होती है। उसके अंदर क्या होता है कि वेव्स आगे तो बढ़ती हैं लेकिन उसका जो वाइब्रेशन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। कि जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखो एग्जाम्पल देखो, इस मतलब एनिमेशन के अंदर क्या है, एक मतलब वो लगा है और हो क्या रहा है एक्चुअली इसके अंदर कि वेव देखो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो रिबन वाला पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करो, वो देखो ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब इसके अंदर पार्टिकल आगे प्रोपेगेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने पोजीशन में इस तरह से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जो एनर्जी है वो आगे प्रोपेगेट कर रही है। मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर है, इस तरह समझ लो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। इस तरह की वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब जो लाइट होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव भी होता है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, कौन से वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट उसके प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो, समझ रहे हो। दूसरी वेव को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं एक तरह से। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, ये जो वेव है मैं ट्रांसवर्स वेव के यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को पकड़ूँ, जैसे एनिमेशन में देखा आपने, जैसे मान लो यहाँ पर रिबन लगा हुआ है तो पर्टिकुलर अपने पोजीशन पे इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। मतलब ये आगे मूव नहीं कर रहा है, जो आगे मूव कर रहा है वो एनर्जी मूव कर रही है, मतलब वेव का प्रोपोगेशन आगे की तरफ है, पार्टिकल इसी तरफ से यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है। अब इस वेव का या इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का, जो कि ये वाई एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस हो, और इसके डिस्प्लेसमेंट का हमको इक्वेशन लिखना हो, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव हमको लिखना हो, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, या तो इसको ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं, बिकॉज ये वेव जो है मोशन कर रहा है। एक स्टैंडिंग वेव्स भी होता है जो बनता है, मतलब जिसको आप वेव्स में पढ़ते हो। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर वेव ये किसका इक्वेशन होता है, ठीक है, कुछ समझते हैं। तो ध्यान से देखोगे कि ये वेव जो है दो वेरिएबल का मतलब इक्वेशन है, मतलब दो वेरिएबल भी डिपेंड करता है। एक तो एक्स पर डिपेंड करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, एक तो x पर और एक t पर। और आपको इसका जनरल फॉर्म भी पता होगा कि y इक्वल टू, हम पढ़ते हैं कि भाई a साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। तो ये किस तरह से आता है आपको समझाता हूँ कि जो पार्टिकल है दो वेरिएबल का इक्वेशन, एक तो टाइम का और एक x का। अब बोलो कैसे दो वेरिएबल का इक्वेशन है, जैसे मान लो कि मैं किसी पर्टिकुलर टाइम मतलब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x, देखो मैं x फिक्स कर दूँ, जैसे मान लो मैंने x ये पार्टिकल का फिक्स कर दिया, तो मैंने x तो फिक्स कर दिया, लेकिन तो भी पार्टिकल देखो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। मतलब तो भी टाइम के साथ कभी पार्टिकल यहाँ पे होगा, जैसे वेव ऊपर नीचे जाएगा, तो जैसे इस तरह से वेव प्रोपेगेट कर रहा है आगे, तो कभी ऊपर नहीं होगा, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। मतलब x फिक्स करने के बाद भी अगर हम टाइम चेंज कर रहे हैं तो वेव का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलग अलग जगह पे है।
समझ रहे हो। और दूसरी बात, अगर टाइम फिक्स कर दें, जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे मान लो इसका मैं फोटो खींच लेता हूँ, ऐसा पर्टिकुलर फोटो खींच लूँ, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे है, 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 मतलब एक ही टाइम पर, जैसे इसका फोटो खींच लेता हूँ, जैसे मान लो रुक गया है, देखो रुका हुआ है ना, तो एक ही समय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टिकल देखो अलग अलग जगह पे है, ठीक है। मतलब अलग अलग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। मतलब क्या है कि टाइम फिक्स करने के बाद भी, तो भी देखो हमने टाइम फिक्स कर दिया तो भी अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। मतलब ये जो वेव का इक्वेशन है ये एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। दो वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ठीक है। उसी के ऊपर से हमारा जो जनरल फॉर्म आता है वेव का, वो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स आता है, ठीक है। इसके अंदर +5 भी आता है जो कि इनिशियल फेज होता है, उसको हम आगे समझेंगे, अभी इतने की जरूरत है। इसके अंदर अलग अलग जो टर्म्स है उसके मतलब क्या होते हैं। ये जो a है ये एम्पलीट्यूड है, कि भाई वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो कि हम a से डिफाइन करते हैं, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाता है। तो a क्या दिखाता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। y क्या दिखाता है यहाँ पे, y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। उसके अंदर ये क्या है, लेमड़ा क्या, देखो y इक्वल टू ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स, इसके अंदर ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और k क्या है, हमको पता है वेव नंबर होता है। ये सब बेसिक सी बातें आपको पता होना चाहिए, लेकिन तो भी मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, बिकॉज 11 का कॉन्सेप्ट जनरली अपने माइंड से निकल जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ, बिकॉज इसको समझना बहुत जरूरी है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझने के लिए। तो ओमेगा क्या होता है, सॉरी के क्या होता है, वेव नंबर हम लिख दिया, टी क्या है टाइम है, और वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है। और हमको पता है कि ओमेगा जो होता है वो 2πf होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, वेर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, वेर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। मतलब किसी मतलब कि एक रेवोल्यूशन, जैसे मान लो कि टाइम 50 हर्ट्ज जैसे फ्रीक्वेंसी है, तो एक टाइम पीरियड में वो 50 बार मतलब वेव इस तरह से अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं इस तरह से। तो ओमेगा इक्वल टू आता है 2πf, वेर एफ इज फ्रीक्वेंसी। और आपको पता चले जो के का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2π/λ, इसको भी आपको पता होना चाहिए। के का फॉर्मूला क्या आता है, 2π/λ, वेर लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ, ठीक है। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ मतलब एक पर्टिकुलर वेव का लेंथ, जैसे मान लो इस पॉइंट से कंसीडर करूं तो ये एक वेव का लेंथ हो गया, ठीक है। उस हिसाब से और एक वेव कंप्लीट होगा इस तरह से, तो यहाँ पर ये भी एक लैम्बडा हो जाएगा वेव का लेंथ। देखो पर्टिकुलर एक साइकिल में वेव का लेंथ कितना है, एक साइकिल में वेव का लेंथ कितना है, किसी पॉइंट से देख सकते हो। जैसे आप ये पॉइंट से देखोगे तो ये पॉइंट तक एक वेवलेंथ हो जाएगा। आप पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर दो, बस उसी पॉइंट से आपको लैम्बडा मिल जाएगा वेवलेंथ। और के इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ। इतने टर्म्स होते हैं। इसके अंदर एक और टर्म होता है जो कि होता है वेव स्पीड। अगर आपने पढ़ा हो वेव स्पीड, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 8 मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था, उसके अंदर भी सिखाया था। जो स्पीड ऑफ द वेव्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला होता है ω/k। मैंने आपको इस तरह से भी याद कराया था, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ f। ये होता है कि वेव का स्पीड, v क्या है, स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। आपको पता है v इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है, वो इसके अंदर से ही आता है। जैसे कि ओमेगा इक्वल टू आप 2πf रखो और k इक्वल टू आप रखो 2π/λ, जिसके 2π कैंसिल, और v इक्वल टू एफ लैम्बडा आता है, जो कि आप जानते भी होंगे ये फॉर्मूला। तो ये इसके ऊपर से ही आता है। तो ये भी एक वेव का स्पीड का फॉर्मूला होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर वेव की कितनी स्पीड है, जो कि हो जाएगा ω/k। अगर जैसे कि वैक्यूम होता है उसके अंदर वेव की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸। भाई अगर वैक्यूम हो तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अलग अलग मीडियम में वैक्यूम में स्पीड मैक्सिमम होता है, अलग अलग मीडियम में उसकी स्पीड चेंज कर जाती है। तो इतना मतलब ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होता है, और उसके अंदर अलग अलग टर्म्स के क्या मतलब होते हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आपको इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम समझते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या समझते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब दो वेव्स अगर एक जगह पे कोलाइड कर रहे हैं तो उससे क्या हमारा रिजल्टेंट वेव हो सकता है, उसको हम समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब हम इस एनिमेशन समझेंगे। अब ध्यान से देखो इस एनिमेशन को। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, देखो एक ही बात आपको ध्यान समझना है। इसके अंदर देखो दो वेव्स आ रही हैं और किसी एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो रही हैं, ठीक है भाई। एक वेव इस तरफ जा रही है, एक वेव उस तरफ से आ रही है और दो किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो रही है। तो जिस पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो रही है उस पॉइंट पर देखो उसका जो वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट है, देखोगे ध्यान से, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है। अब पॉजिटिव चेंजेस और नेगेटिव चेंजेस उसके बाद बात करेंगे, लेकिन जब ये वेव आपस में मिल रहे हैं तब उस पॉइंट पे चेंजेस आ रहे हैं। तो वही सिंपली मतलब इस वेव का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मान लो यहाँ से कोई एक वेव जा रही है, ठीक है, और यहाँ से दूसरी कोई वेव्स आ रही हैं, तो इसका मान लो डिस्प्लेसमेंट y1 हो। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ज़्यादा कम हो, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो ज़्यादा भी हो, मान लो अगर ये y2 है, मान लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम t पर अगर मान लो वेव मिलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये वेव्स आए यहाँ पर, तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर कंस्ट्रक्टिव है तो इस तरह से जो है वेव आपस में मिल जाते हैं और ये जो हो जाता है अपना y नेट हो जाता है, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब किसी पॉइंट पर पार्टिकल सुपर इम्पोज हो रहा है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वही क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब जरूरी नहीं कि भाई हमेशा वो ऐड हो। जैसे कि अब इस एनिमेशन में देखो क्या हो रहा है, मतलब वेव्स इस तरह से आ रहे हैं और किसी एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं और उसकी जो है नेट डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर समय ऐसा हो। इसमें क्या है कि दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में थे इसलिए पर्टिकुलरली ऐड हो गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि हमको वाई नेट जो है मतलब मैक्सिमम मिला है, मतलब ऐसा समझो कि हमको रिजल्टेंट जो है और भी ज़्यादा मिला है, ठीक है। इसको अगर लाइट के टर्म में समझे ना, तो आप जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझोगे तो लाइट के टर्म में इसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्टिव, मतलब कि डिस्टिंक्टिव इंटरफेरेंस। कि भाई इस समय देखो ध्यान से मैक्सिमा आ रहा है, देखो दो वेव का मैक्सिमम मिल रहे हैं तो हमको और भी उसका मैक्सिमम मिल रहा है, तो ये मैक्सिमम वाला कंडीशन होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस टाइप का इंटरफेरेंस जिसमें क्या है कि दो वेव्स पॉजिटिव मिल रहे हैं और एक जगह पर मतलब इस तरह से मिल रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। मतलब इसका कंट्रीब्यूशन दोनों ऐड हो गया इस तरह से, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। अब इसके बारे में और प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या क्या हो रहा है। अब इसको लाइट के टर्म में समझेंगे, तो लाइट के टर्म में समझोगे उसको मैक्सिमा बोलते हैं। भाई मैक्सिमा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा है। जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें स्लिट्स आता है तो आपको उस जगह ब्राइट स्पॉट मिलेगा। भाई एक लाइट सोर्स यहाँ से आ रही है, एक लाइट सोर्स यहाँ से आ रही है, तो आपको उस जगह क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। क्योंकि वेव्स का एडिशन इस तरह से हुआ कि उस पॉइंट पर क्या हो गया, ब्राइट आ गया। इसका भी लाइट का इफेक्ट, इसका भी लाइट का इफेक्ट, दोनों पॉइंट पर ऐड अप हो गए और हमको और ब्राइट स्पॉट मिला। जैसे एक रूम में आप दो लाइट जलाओ इस तरह से भी तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्राइट स्पॉट भी मिल सकता है, अलग अलग स्पॉट्स मिल सकते हैं। तो अगर दो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे उस पॉइंट पर तो आपको क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट। और इस टाइप को इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी तरह का एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, एक वेव का मान लो मैक्सिमा और दूसरे वेव का मान लो मिनिमा। जैसे कि आप एनिमेशन में देखो कि एक वेव का मैक्सिमा और एक वेव का मिनिमा जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है, जैसे मान लो इसका एम्पलीट्यूड y1 है और इसका एम्पलीट्यूड मान लो y2 है, ठीक है, जो कि नेगेटिव में है तो -y2 लेंगे। अब किसी पॉइंट पर यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। मीट करने के बाद आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर देखो एक सीधा लाइन दिखेगा। अब क्या है भाई, इसका y1 और y2 बराबर हो लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। देखो अगर y1 और y2 एग्जैक्टली बराबर हो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो आपको एक पर्टिकुलर जैसे सुपर इम्पोज हो रहे हैं, देखो एड अप नहीं हो रहे हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। उस पॉइंट पर क्या है, आपको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर हो। तो अगर एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव मतलब इसका माइनस इसका y1 माइनस y2, इस तरह से आप समझ रहे हो ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर, जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट P की बात करो, जैसे यहाँ पे मैंने P पॉइंट की बात की थी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर P पॉइंट पर बात करूँ तो यहाँ पर क्या दो वेव्स का इंटरफेरेंस हुआ और इस पॉइंट पर क्या होगा, जैसे यहाँ से वेव आ रहा है, यहाँ से वेव आ रहा है, तो इस पॉइंट पर ऐसे हमको एक पर्टिकुलर सेकेंड के लिए एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलता है इस तरह से, मतलब उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। उसके बाद वेव जो है अपना मोशन इस तरह से कंटिन्यू करते हैं, हमको सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पर क्या मिलता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। समझ रहे हो ना किस तरह, जैसे आपने एनिमेशन में देखा एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, उसके बाद वेव जो है अपना मोशन वापस से कंटिन्यू करना शुरू कर गए।
समझ रहे हो ना, इस तरह से यहाँ पे होता है। तो उसमें क्या हुआ, एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। इस टाइप का जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर लाइट के टर्म में समझे कि आप जब उसमें पढ़ोगे तो उस जगह को हम बोलते हैं डार्क स्पॉट। उसमें क्या होता है कि जैसे लाइट के दो सोर्स आ रहे हैं, उस जगह पे इस तरह से मिले, उस जगह पे इस तरह से मिले। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन उस जगह पे इस तरह से मिले कि दोनों वेव्स आपस में कैंसिल आउट कर गए, दोनों वेव्स का लाइट सोर्स आपस में कैंसिल आउट कर गए, और उस जगह पे हमको मिल गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वहाँ पे हमको मिल गया डार्क स्पॉट। तो देखो यही जो प्रॉपर्टी है ना, इसी से हम प्रूव करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यही जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसी की मदद से हम प्रूव करेंगे कि लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है। देखो आप समझो कि लाइट वेव क्यों है, ऐसे मतलब ये प्रॉपर्टी वेव से क्यों दिखाते हैं, ये प्रॉपर्टी पार्टिकल क्यों नहीं दिखाते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो बॉल है, आप तो बॉल मतलब पार्टिकल की तरह कंसीडर करो, हार्ड है, सरफेस है, दो बॉल को आपस में आप टकराओगे, दो बॉल का आपस में आप कोलिजन कराओगे, तो उस कोलिजन के बाद बॉल के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है ना, एक बॉल इस तरफ चला गया, एक बॉल इस तरफ कहीं चला गया, कहीं भी जा सकता है वो। तो ये जो बिहेवियर दिखाते हैं पार्टिकल्स दिखाते हैं। लेकिन वेव के अंदर देखो आप कि इस पॉइंट से वेव आया, इस पॉइंट से वेव आया, इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर वेव का कोलिजन हुआ। देखो इस तरह से वेव आया, यहाँ से वेव आया, एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पर वेव का कोलिजन हुआ, और उस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि चलो हमको जो है कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और भी हमको मिल सकता है, लेकिन उसके बाद वेव जो है अपना मोशन कंटिन्यू कर रहा है। जैसे एनिमेशन में देखो कि जब इंटरफेरेंस हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वेव अपना मोशन कंटिन्यू कर रहा है। मतलब वेव को इसका डिस्प्लेसमेंट ये जो है वेव इंडिविजुअली ऐसे ऐड कर रहे हैं कि जैसे वो अकेले ही हैं, उसको दूसरे वेव के डिस्प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, उसके बाद वेव जो है अपना मोशन वापस से कंटिन्यू किया, उसको दूसरे वेव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पार्टिकल ऐसा नेचर नहीं दिखाते। पार्टिकल क्या होता है, भाई एक बॉल यहाँ से आया, एक बॉल यहाँ से आया, दोनों टकराते हैं, तो आपस में क्या एक कहीं यहाँ चला गया, कहीं यहाँ चला गया। मतलब क्या है कि कोलिजन के बाद का इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है पार्टिकल पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये जो नेचर दिखाते हैं, कौन नेचर दिखाते हैं, वेव्स दिखाते हैं। और ये जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रूव करना चाहता है। और दूसरी बात क्या है कि मतलब किस तरह से इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर लाइट के टर्म में बात करें तो ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट, तो क्या है कि अब पार्टिकल है, इसमें ऐसा वेरिएशन आता नहीं है। जैसे कि आप मान लो किसी एक सोर्स है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पे गैप है और यहाँ पे दीवार है, तो यहाँ से लाइट सोर्स डालोगे तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि यहाँ पे लाइट सोर्स एग्जैक्टली जाके यहाँ पे मीट कर जाए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो पार्टिकल नेचर हो गया। लेकिन वेव्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे आपको इस तरह से पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे ब्राइट, ठीक है, यहाँ पे ब्राइट पैटर्न, फिर डार्क पैटर्न, फिर ब्राइट पैटर्न, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। वो डिपेंड कर रहा है कि वेव्स किस तरह से वहाँ मीट कर रहे हैं। तो ये जो नेचर है ना, ये वेव्स ही दिखाता है, ये नेचर पार्टिकल नहीं दिखा सकता। और यही जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मेन कॉन्सेप्ट है, जिसको हम अगले लेक्चर में एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट समझेंगे। उसके फॉर्मूला y = λ/d/d, वो सब फॉर्मूला हम समझने वाले हैं। फॉर्मूला को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना है आपको कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअली उस जगह पर, कि वेव कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ ब्राइट स्पॉट बन रहा है कि डार्क स्पॉट बन रहा है, वही दिखाएगा हमको ये। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ हम लिखते हैं। अभी हमने बहुत बात कर ली, अब कुछ चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इस वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव। बहुत ही सिंपल, देखो क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या है, वह दो वेव मीट कर रहे हैं और दो वेव्स का हमको वेक्टर सम कर देना है, वही हो गया हमारा जो है नेट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है। मतलब इसको इस तरह से लिखे तो वाई नेट इक्वल टू हो जाता है y1, और देखो ऊपर वेक्टर का साइन लगा रहा हूँ, मतलब वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन मतलब हमको डायरेक्शन, मतलब एंगल वगैरह भी देखना है। यहाँ पर क्या है कि दो वेव सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पे क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो पर्टिकुलर कोई एंगल भी हो सकते हैं। जैसे कि आप एनिमेशन में देखो कि वो पर्टिकुलर कोई एंगल पर भी हो सकता है। तो जब पर्टिकुलर कोई एंगल पर होगा तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि भाई अगर ये 3 है और ये मतलब y1 अगर 3 है, y2 अगर 4 है, तो 3 + 4 डायरेक्टली हम 7 नहीं बोल सकते हैं इसको।
या बोलोगे कि ये 5 है, ये -5 है, तो यहाँ पर 0 नहीं बोल सकते डायरेक्टली। आपको देखना है कि मतलब कि वो वे पर्टिकुलर एंगल पर तो नहीं है। तो जब पर्टिकुलर कोई एंगल पर होंगे तो हमको उसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो वाई नेट का फॉर्मूला आ रहा है वो y1 + y2, ठीक है। जब कोई पर्टिकुलर एंगल पर होते हैं, जब कोई पर्टिकुलर एंगल पर हो तो हमको उसको पर्टिकुलर वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक वेव इस तरह से आ रहा है और एक वेव इस तरह से, जो कि इससे 90 डिग्री एंगल पर है, तब क्या है, हमको दो वेव्स के बीच का एंगल भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तब क्या होगा कि ये देखो, एक वेव इस तरह से, एक वेव इस तरह से, तो पर्टिकुलर एंगल पर इसका यहाँ पे ये नेट आएगा जो कि इससे 45 डिग्री पर आएगा, इस तरह से। समझ रहे हो ना कहानी क्या हो रही है। तो आपको वेक्टर सम करना है, डायरेक्शन वगैरह भी कंसीडर करना है। वैसे जनरली जब हम क्या बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मेनली बात करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल वेव की नेचर की बात कर रहा हूँ आपको कि वो हमको वेक्टर एडिशन करना होता है उसका, तो इस तरह से उसको फॉर्मूला आता है। ओके, थोड़ी बात समझे। और यहाँ पे पॉइंट लिखो कि द वेव्स एक्ट as they are present alone। मतलब क्या है कि एक वेव का डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट दूसरे वेव से कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मतलब क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव्स are independent of each other। एक वेव के डिस्प्लेसमेंट को दूसरे वेव के डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इससे हम ये पॉइंट सीखे। और हमने क्या सीखा कि दो इंडिविजुअल वेव्स का हमको क्या करना होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए y1 + y2। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो यहाँ y नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y1 + y2। यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो इस तरह लिखो आप। देखो लिखने का तरीका देखो, y1 + -y2, समझे। y1 पॉजिटिव है और y2 नेगेटिव है, लेकिन हम क्या करते हैं उसका वेक्टर एडिशन करते हैं। दोनों एक्जैक्टली अपोजिट में, ऐसे डायरेक्टली हम उसको माइनस कर पा रहे हैं, और दोनों एक्जैक्टली सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए डायरेक्टली y1 + y2 लिख पा रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर एंगल पर होते हैं तो हम उसको एंगल भी कंसिडर करना होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 0 क्या हो जाएगा, y1 - y2 हो जाएगा। और अगर y1 = y2 हो तो एग्जैक्टली ये 0 हो जाएगा व्हेन y1 = y2, ठीक है। y1 = y2 हो तो 0 हो जाएगा, नहीं तो y1 - y2, इस तरह से। समझ रहे हो। तो एग्जैक्टली जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूँ तो वहाँ पे 0 हमको मतलब स्ट्रेट लाइन दिखता है आपको, इस तरह से स्ट्रेट स्पॉट दिखेगा आपको इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे दोनों वेव का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है कैंसिल आउट कर जाता है। ओके, तो पॉइंट समझ पड़ा आपको कि किस तरह से पार्टिकल नेचर नहीं है। पार्टिकल नेचर होता है, जैसे बॉल का एग्जाम्पल दिया मैंने, तो क्या होता है अपने पार्टिकल अपने पास से डेविएट कर जाता है। मतलब कोलिजन के पोस्ट का जो इफेक्ट आता है ना, पोस्ट कोलिजन मतलब कोलिजन के बाद जो इफेक्ट आ रहा है वो पार्टिकल नेचर वाले दिखा रहा है बॉल वाले केस में, लेकिन वेव्स के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। वेव्स के केस में क्या हो रहा है, कोलिजन हुआ, उसके बाद वेव जो है अपने रास्ते निकल गए, उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई क्या हो रहा है कहानी में, ठीक है। सिर्फ जिस पॉइंट पे मतलब क्या है कि उनका कोलिजन हो रहा है या सुपरपोजिशन हो रहा है, उसी पॉइंट पर उसका जो है नेट रिजल्टेंट वेव्स आता है, उसके बाद जो है वेव्स अपने डायरेक्शन में सीधा सीधा जाते हैं। ओके, चलो इतनी बात समझ गए। अब हम वेव का इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं भाई कि रिजल्टेंट वेव्स, जो हमने दो वेव्स का कोलिजन हुआ उसका रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला क्या आता है। तो हमने इस तरह से लिखा कि y नेट इक्वल टू है y1 + y2। हमने इस तरह से वेक्टर एडिशन किया है, ठीक है। y नेट इक्वल टू y1 + y2। अब मान लो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट P है, और मान लो हमारे पास दो सोर्सेस हैं, एक सोर्स S1 है और एक सोर्स S2 है। दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर है, मतलब कि दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं है। मान लो एक वेव्स यहाँ से आ रही है इस तरह से जो कि x1 डिस्टेंस पर है, और दूसरी वेव्स यहाँ से आ रही है इस तरह से जो कि x2 डिस्टेंस पर है। अब मैं दोनों एक्जैक्टली x1 x2 इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस रख रहा हूँ। यहाँ पर एक सोर्स S1 है और एक सोर्स S2 है। इस सोर्स से मतलब एक वेव निकली जो कि यहाँ से x1 डिस्टेंस पर है, इस सोर्स से एक वेव निकली जो कि यहाँ से x2 डिस्टेंस पर है। तो इस वेव का अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, y = a sin एक पर्टिकुलर p पॉइंट पर, ठीक है, पर्टिकुलर p पॉइंट पर लिख रहा हूँ मैं, तो y = a sin ωt + kx1,
ठीक है, पर्टिकुलर पी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एट पॉइंट पी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एट पॉइंट पी। यार y1 लिखो यहाँ पे, y1 इक्वल टू a1, या तो a लिख दो, चलो a1 लिख दो साइन ओमेगा टी प्लस के x1, मतलब इसका एम्पलीट्यूड अलग भी हो सकता है ना, और इसका y2 लिख दूँ अगर तो a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। तो यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो कि मैं ओमेगा अलग अलग नहीं ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज अगर हमको इंटरफ्रेंस कराना होता है ना तो हमको दो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम रखना होता है। उसका कॉन्सेप्ट अभी हम सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस ऐसे सोर्सेस होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, या तो ऐसा बोलो कि ओमेगा सेम होता है उसका, ठीक है। तो अगर हमको इंटरफेरेंस चाहिए, अभी आप ऐसे समझ लो, अभी इसको मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी आप समझ लो कि अगर हमको अच्छे से इंटरफेरेंस चाहिए तो हमको जो है ओमेगा सेम रखना पड़ेगा बस। अभी आगे समझाऊंगा क्यों सेम रखना पड़ेगा। अभी आप मान लो ऐसा कि दोनों वेव्स का हमको ओमेगा सेम रखना पड़ेगा। तो हमको अगर वाई रिजल्टेंट निकालना है अगर, तो हो जाएगा y1 प्लस y2, मतलब दो वेव्स का हमको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये x1 है, यहाँ पर x2 है, तो अगर दोनों वेव्स का पाथ का डिफरेंस, देखो किसी पर्टिकुलर p पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, अगर दो वेव्स में पाथ का डिफरेंस निकालना चाहूँ तो किस तरह से निकालूंगा। तो ध्यान से देखोगे कि ये अपना क्या है फेस, ये अपना क्या है फेस, और ये भी अपना क्या है फेस, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस समझने से पहले हम फेस समझते हैं कि फेस डिफरेंस क्या होता है। फेस डिफरेंस इंपॉर्टेंट है टर्म, जिसको मैं डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फेस डिफरेंस जिसको मैं डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों वेव्स में फेस का डिफरेंस, देखो इसका फेज ये है कि भाई कितना फेस, कितना आगे कितना पीछे है, और इसका फेज ये है। तो अगर मैं फेस डिफरेंस का लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ओमेगा टी। मान लो मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि x2 इज ग्रेटर देन x1 है, x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है। तो मैं x2 वाले में से x1 माइनस कर रहा हूँ, तो ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x1, ठीक है। यहाँ से क्या सकता हूँ, देखोगे ध्यान से, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा फाई की जो वैल्यू आ रही है वो k इंटू x2 माइनस x1 है, k इंटू x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 दोनों का पाथ डिफरेंस। इसका जो पाथ है, ध्यान से देखो, इसका पाथ है x1 डिस्टेंस पर है, इसका जो पाथ है वो x2 डिस्टेंस पर है। तो x2 में से x1 माइनस कर दूंगा तो दोनों के बीच का पाथ का डिफरेंस पता चल जाएगा, भाई इसके पाथ में और इसके पाथ में कितना डिफरेंस है। तो जो x2 माइनस x1 है वो क्या है, x2 माइनस x1 ये है पाथ डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। देखो अभी तक जो पढ़ा मतलब वो याद रहे ना रहे, लेकिन ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। आपको कोई चीज़ रटना नहीं है। इन दोनों के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है, देखो ये x2 डिस्टेंस पर है, x1 डिस्टेंस पर, दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर है, सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। तो अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो x2 माइनस x1 क्या हो गया, पाथ का डिफरेंस। मैं मान के चल रहा हूँ कि x2 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से जो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई हो जा रहा है वो हो रहा है k इंटू डेल्टा एक्स बोल दे रहा हूँ, पाथ का डिफरेंस, इसको बोल दे रहा हूँ मैं डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे कि जो डेल्टा फाई आ रहा है, या तो फाई बोल दो या फेज डिफरेंस को फाई से रिप्रेजेंट कर दो, बिकॉज फेज डिफरेंस को हम फाई से मान के चलते हैं। चलो डेल्टा फाई सुन लो, फेज डिफरेंस, दोनों बीच में कितना फेज डिफरेंस है उसको मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके। फाई दिखा रहा है फेज डिफरेंस, तो उसको डेल्टा से हमको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू क्या आ रहा है, के इंटू डेल्टा एक्स, तो फाई इक्वल टू के। अब के क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्बडा, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना कि फेज डिफरेंस और पाथ के डिफरेंस में फ़र्क क्या है। फेज डिफरेंस और पाथ के डिफरेंस के बीच का फॉर्मूला क्या है, रिलेशन क्या है। फेज डिफरेंस, ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस, और ये क्या है, पाथ डिफरेंस। मतलब सिंपली अगर हमको पाथ डिफरेंस निकालना हो या फेज डिफरेंस निकालना हो, जैसे मान लो हमको फेज डिफरेंस निकालना हो, तो दोनों बीच का हमको पाथ का डिफरेंस पता होना चाहिए और वेवलेंथ ऑफ लाइट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उससे जो है हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। या हमको पाथ डिफरेंस निकालना हो तो दो वेव्स के बीच का फेज का डिफरेंस पता होना चाहिए हमको। जैसे मान लो एक वेव जो है दूसरे वेव से 60 डिग्री आगे है, जैसे पहला वेव्स ये दूसरा वेव जो है पहले वेव से 60 डिग्री एंगल आगे है, तो 60 डिग्री जो है इसको फेज हो जाएगा। और हमको हमारे पास चल जाएगा भाई, हमको स्पीड ऑफ लाइट तो पता होती है किसी पर्टिकुलर मीडियम में,
तो उससे हमको लैम्बडा पता चल जाएगा, तो उससे हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको समझने के लिए। ये है अपना फेज डिफरेंस, ये है अपना पाथ का डिफरेंस, जो कि हम इसको समझ सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन। ओके, ये फाई क्या है? फाई है फेज डिफरेंस, ये याद रखना। फाई क्या है? फेज डिफरेंस, मतलब पहला वेव और दूसरे वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है उसको हमने फाई से बोला है, ठीक है। क्लियर है? चलो अब जो है हमको इसका रिलेशन निकालना है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आता है। ये आप समझ गए, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि दोनों वेव्स का ओमेगा सेम है। ओमेगा सेम क्यों है उसको अभी आगे बढ़ रहे हैं हम, लेकिन अभी देखो मान के चलो दोनों वेव्स का ओमेगा सेम है। तो यहाँ पे इस तरह से कहानी आ रही है। तो देखो ध्यान से, x2 माइनस x1 पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये सारी कहानी पाथ डिफरेंस पर ही डिपेंड करती है। ये देखो, ये पॉइंट भी कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट भी ऊपर नीचे यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग x1 x2 चेंज करता रहेगा। भाई पॉइंट भी यहाँ पे होगा तो x1 चेंज करेगा, x2 चेंज करेगा। पॉइंट भी यहाँ पे हो सकता है, पॉइंट भी यहाँ पे हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर x2 माइनस x1 का पाथ डिफरेंस, अगर ये बोलो पाथ डिफरेंस के ऊपर से हमको फेज डिफरेंस मिलेगा, तो पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या लाइट के टर्म में बात करें तो ब्राइट स्पॉट होगा कि डार्क स्पॉट होगा, हमको पता चलेगा। जैसे मान लो x2 माइनस x1 इस तरह से कुछ आ रहा है कि यहाँ पे इसका फेज डिफरेंस जो है मैक्सिमम बन रहा है। तो अगर मैक्सिमम बना, देखो x2 माइनस x1 के ऊपर से हमको फेज डिफरेंस मिलेगा। तो x2 माइनस x1 कुछ इस तरह से सेट हुआ कि हमको जो फेज डिफरेंस है मैक्सिमम वाला मिला, तो उस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ठीक है। उस पॉइंट पे हमको ब्राइट स्पॉट मिलेगा। और x2 माइनस x1 कुछ इस तरह सेट हुआ कि मिनिमम बन रहा है, तो उस पॉइंट पे हमको मिलेगा डार्क स्पॉट। और इसी तरह से ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, जिसको हम बोलते हैं ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, हमको मिलते हैं वो YDSC एक्सपेरिमेंट में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC में। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है इसका डेरिवेशन करते हैं विथ मेथड ऑफ फेजर से। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस समझ पड़ गया। अब रिजल्टेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। अब हमको पता है हमारे पास दो वेव्स की इक्वेशन है, एक तो है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1, और हमको पता है y2 इक्वल टू क्या है a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। और हमने अभी निकाला कि जो फाई है वो आ रहा है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, ये हमने निकाला है, ठीक है। मतलब फाई क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किस तरह से निकाला है? तो दो वेव को फेजर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे हमने अल्टरनेटिंग करंट में किया है। आप मतलब क्या बोलते हैं, हार्मोनिक इक्वेशन में इसमें भी पढ़ते हो कि दो वेव्स को किस तरह से फेजर फॉर्म में हम उसके एम्पलीट्यूड को लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक A1 एम्पलीट्यूड है, एक A2 एम्पलीट्यूड है, एक A1 एम्पलीट्यूड है, एक A2 एम्पलीट्यूड है। मैं सब मान के चलता हूँ, चलो इस तरह से इक्वेशन मान के चलता हूँ मैं कि एक वेव जो है दूसरे वेव से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर आगे है, ठीक है। मान लो कि दूसरे वेव का इक्वेशन इस तरह लिखता हूँ मैं +5। तो क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखो कि दूसरा वेव जो है y2 जो है दूसरे से मतलब जो है कि क्या बोलते हैं 5 फेस आगे हैं। या तो हमने पता है कि k इंटू x2 माइनस x1 करते हैं तो 5 हमको मिलता है। हमने यहाँ पर क्या किया कि k इंटू x2 माइनस x1, यहाँ पर क्या है ये देखो ध्यान से इक्वेशन 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू x2 माइनस x1। तो हमको पता चल रहा है यहाँ से देखो कि ध्यान से कौन सा वेव आगे है बताओ, y2 आगे कि y1 आगे है। हमने यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्बडा x2 माइनस x1 किया है, मतलब मान के चल रहे हैं कि x2 जो है वो आगे है, ठीक है। मतलब A2 जो एम्पलीट्यूड है वो A1 से कितना आगे है, कितना फेस आगे हैं, वो A1 से 5 फेस आगे, कितना फेस आगे हैं 5। तो इसको हम किस तरह से हम फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से यहाँ पे मैंने A1 लिखा और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं A2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा A1, यहाँ पे लिखा A2, और A2 कितना आगे है देखो, या Y2 बोलो, Y2 का एम्पलीट्यूड क्या है A2, हम एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिखते हैं। तो A2 A1 से कितना आगे हैं 5 आगे है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि A2 बड़ा है, तो यहाँ पे कितना आगे हैं ये 5 आगे हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम उसको फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई दो वेव्स इस तरह से। अब दोनों हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है, दोनों को रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो उसके बीच में से कहीं ना कहीं आएगा इस तरह से। अब बीच में से कैसे आएगा, पैरेललोग्राम लॉ से। भाई यहाँ पे इस तरह से आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो इस तरह से इसका जो रिजल्टेंट है ये ए आर इसके बीच में से कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है वो इस तरह से आएगा। अब मान के चलते हैं यहाँ पर कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो A1 से जो है थीटा एंगल आगे है। वो इसको चलो बाद में लिखता हूँ, पहले आप ए आर का जो एम्पलीट्यूड लिखोगे। अगर इस तरह से दो वेव्स हैं तो ए आर बताओ क्या होगा,
ए आर का स्क्वायर यहाँ पे लिखो ध्यान से, ए आर का स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। क्या है, ए आर का स्क्वायर क्या आ रहा है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। यहाँ पे फाई क्या है कि दो फेस के बीच में एंगल, फाई क्या है, दो फेस के बीच में एंगल। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा होगा, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा होगा। और मान के चलते हैं कि जो A1 से जो AR आगे है कितना आगे हैं, A1 से जो AR आगे है वो थीटा आगे है, A1 से AR कितना आगे हैं, थीटा आगे हैं। तो इस वेव को जनरल इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं पता है कि हम AR इस तरह से लिख सकते हैं, AR इक्वल टू A इंटू साइन ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस थीटा। अब मैंने KX1 प्लस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि AR कितना, A1 से कितना आगे हैं, A1 से AR आगे, A1 क्या है KX1 वाला है, ओमेगा टी प्लस, देखो A1 का फेज क्या है ओमेगा टी प्लस KX1 और उससे AR कितना आगे है, थीटा आगे है। इसका जो एम्पलीट्यूड है क्या है, AR है। तो मैं यहाँ पे YR लिख देता हूँ, मैं YR इक्वल टू AR इंटू साइन ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस थीटा, इसका जनरल फॉर्म है। इसको आपको याद नहीं रखना है, आप समझ लो किस तरह से आता है। यहाँ पे थीटा, इसको भी हम निकालने का फॉर्मूला हमको पता होता है कि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 सॉरी देखो एक मिनट, A1 प्लस, देखो यहाँ पे ये A2 हो जाएगा। देखो अपने फॉर्मूला याद नहीं हो तो डेरिवेशन भी कर सकते हैं अपने भाई कि भाई अगर A1 है ये A2 है तो ये अपना हो जाएगा फाई, तो A2 कॉस फाई। हाँ तो A1 प्लस तो A2 साइन फाई अपॉन A1, ये अपना हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई और यहाँ पे हो जाएगा A2 साइन फाई। ठीक है, ये अपना tan थीटा फॉर्मूला है। जनरली आपको याद नहीं हो तो आप सिंपल डेरिवेशन भी कर सकते हो। भाई कैसे करोगे कि यहाँ पर आप इस तरह से लाइन खींच दो, इस तरह से आप लाइन खींच दो, ये हो जाएगा A2 कॉस फाई और ये हो जाएगा A2 साइन फाई। देखो ये A2 है, ये अगर A2 होगा तो ये भी A2 होगा। भाई अगर ये A2 है तो ये भी A2 होगा ना, तो A2 कॉस फाई हो गया है यहाँ पे और ये A2 साइन फाई। तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा लिखूँ तो A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हो, लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा उसका ये फॉर्मूला आएगा। तो देखो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड सब फाई पे डिपेंड कर रहा है, सब किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस पर। अगर कुछ ऐसा फेज डिफरेंस बनता है, जैसे मान लो देखो कॉस फाई मैक्सिमम कब होगा, जब 0 डिग्री होता है, तो दोनों बीच में फेज डिफरेंस 0 हो, मतलब इस तरह से कोई फेज का डिफरेंस ही ना हो। ठीक है, तब वहाँ पे क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेव मैक्सिमम बनेगा, तब हमको ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अब जब यहाँ पे कॉस फाई या बोलो 0 डिग्री 90 डिग्री हो, मतलब दो वेव्स एग्जैक्टली 90 डिग्री पर, तो मिनिमम मिल जाएगा हमको। या और थोड़ा देखें नेगेटिव 180 डिग्री हो तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, बिकॉज 180 डिग्री पर कॉस फाई क्या होता है, मिनिमम होता है, तो हमको मिलेगा मिनिमम। या तो हमको बोलोगे डार्क स्पॉट मिलेगा। तो इस तरह से हम जो है कि फेज डिफरेंस से सारी कहानी हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो फाई का फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू डेल्टा एक्स। आपको मेनली ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ पता होना हो पर ये दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का और फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन है। ओके, इतनी बातें समझ पड़ गई। तो अब हम समझते हैं, देखो ध्यान से, अब हम समझते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ वेव्स क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इसको यहाँ से रफ करके इंटेंसिटी ऑफ वेव बता देता हूँ आपको मैं। आपको एक फॉर्मूला जो कि आप क्लास 11 में पढ़ते हो कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू 2 पाई एफ स्क्वायर रो वी ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ वेव का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको इतनी बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये जो ए से है एम्पलीट्यूड है, देखो एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये क्या है, डेंसिटी है, और v क्या है, स्पीड है, स्पीड इन मीडियम, और a क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो मैंने ये फॉर्मूला पूरा क्यों लिखा है, ध्यान से देखोगे जो इंटेंसिटी ऑफ वेव है ना, मतलब वेव कितना इंटेंस है, मतलब कितना गहरा है, मतलब बोलो कितना इंटेंस है, इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक है, उसको जो फॉर्मूला आ रहा है वो 2 पाई एफ स्क्वायर रो वी ए स्क्वायर आ रहा है। सिंपली मतलब हमको याद रखना है कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव है ना,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा ए स्क्वायर? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स क्या है, हमने माना है कि भाई ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा हमने कांस्टेंट मान लिया है, भाई दो वेव्स का ओमेगा कांस्टेंट होगा, मतलब ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को तो हम पहले से ही कांस्टेंट मान रहे हैं। अब किसी पर्टिकुलर मीडियम में डेंसिटी तो पहले से ही फिक्स होगा, और किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट तो पहले से ही फिक्स है। बस स्पीड ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात करें उसमें तो फिक्स होगा ना। तो ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को हम मान रहे हैं कि वो कांस्टेंट है। तो ओवरऑल ये सारे टर्म कांस्टेंट हो जाते हैं, बचता सिर्फ ए स्क्वायर है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। और उसके ऊपर से हम जो है इंटेंसिटी ऑफ वेव का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये वाला। अपने को क्या पता है कि ए आर का स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो कि I इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। I इक्वल टू क्या आ रहा है, K टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, या तो मैं ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं I बाई के। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, आई आर बाई के इक्वल टू I1 बाई के, है ना। भाई ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, I1 बाई के प्लस I2 बाई के प्लस 2। अब A1 को क्या लिखूंगा मैं, अब यहाँ से एक वैल्यू निकालूँ अगर, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I बाई के। ओके, तो यहाँ से A1 क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ I1 बाई के इंटू अंडर रूट ऑफ I2 बाई के इंटू कॉस फाई। तो ये के कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये नीचे का के जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन, अंडर रूट में बाहर के हो जाएगा, तो ये के कैंसिल। तो आई आर का जो फॉर्मूला आ रहा है वो याद रखो आप कि I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। देखो आज का जो लेक्चर है पिछले आगे आने वाले लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो आप ध्यान से कि अपना रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला और रिजल्टेंट वेव के इंटेंसिटी का फॉर्मूला दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इंटेंसिटी ऑफ वेव भी आई थिंक होप्स आप समझ गए होगे। ओके, किस तरह से आपको ये देखना है, क्लियर है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि भाई हमको ओमेगा कांस्टेंट क्यों चाहिए। मतलब हमको अगर डिस्टिंक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, मतलब हमको साफ साफ इंटरफेरेंस अगर चाहिए, तो उसके लिए हमको ओमेगा कांस्टेंट क्यों चाहिए। ओमेगा कांस्टेंट की कहानी समझते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो वाई वी रिक्वायर, या तो बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस की। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस मतलब ऐसा सोर्स जिसका ओमेगा कांस्टेंट हो, या तो इसको अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में लिखें तो लिखें कि द सोर्स विच एमिट्स wave of same frequency and constant phase difference, constant phase difference। तो इस तरह के जो सोर्सेस होते हैं उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। ऐसा सोर्स जिसमें वैसे वेव जो निकल रही है वो सेम फ्रीक्वेंसी की हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का। ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस फाई जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस फाई कांस्टेंट होना चाहिए। अब फाई कांस्टेंट कैसे आता है हम समझते हैं। अब हमको पता है कि हमारे पास वेव का इक्वेशन होता है y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1, y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2। ठीक है, अब बात करते हैं ओमेगा की। तो यहाँ पे अगर ओमेगा कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, अगर हम कोहेरेंट सोर्स ना ले तो क्या होगा। देखो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है कि जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी होती है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, उसको हम बात समझते हैं। देखो मान लो ओमेगा कांस्टेंट नहीं हो, यहाँ पे ओमेगा 1 हो, यहाँ पे ओमेगा 2 हो, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे फाई। तो क्या होगा, इन दोनों में से इसको माइनस करो तो हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस K2, देखो K2 हो जाएगा K1 हो जाएगा, तो K2 माइनस K1 इंटू एक्स। हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है। अगर हम ओमेगा कांस्टेंट ना लेके चले ना तो ये फॉर्मूला आ रहा है। अब ध्यान से देखो कि ये फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है। ये फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा फेज डिफरेंस है ना, ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है। फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है,
टाइम के साथ। फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। मतलब फेज डिफरेंस अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमने दो सोर्स लिया था ना, S1 और S2 सोर्स, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे बात की थी इस तरह से, ये X1 था, ये हमारे पास X2 था। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर देखो अगर ये ओमेगा नहीं था, मतलब जो कोहेरेंट सोर्स था, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, तब एग्जैक्टली P पॉइंट पर या तो हमको मैक्सिमम मिलता था या मिनिमम मिलता था। मतलब अगर यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन गया तो हमेशा वहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनता था। अगर यहाँ ब्राइट स्पॉट बन गया तो हमेशा वहाँ पे, देखो इस P पॉइंट पर अगर ब्राइट स्पॉट बन गया तो हमेशा यहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा। या बोलो दूसरे कोई पॉइंट P पकड़ लूँ, अगर यहाँ पे डार्क स्पॉट बनता है तो हमेशा यहाँ पे डार्क स्पॉट बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब जो फेज डिफरेंस आ रहा है ना, या बोलो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखूँ अगर, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। तो यहाँ पे क्या है कि देखो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड वो फाई पे डिपेंड करने लगा, और फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P पर अभी एक ही पॉइंट पर कभी मैक्सिमम मिल रहा है, कभी मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिनिमा, और स्पीड इतनी है, फ्रीक्वेंसी इतनी है कि हमको दिख ही नहीं रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब आपको ओवरऑल हर जगह ब्राइट स्पॉट दिखेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, वेव का नेचर कुछ नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, इसलिए अगर हमको डिस्टिंक्टिव, मतलब एक पर्टिकुलर ब्राइट, पर्टिकुलर डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह से पैटर्न चाहिए हमको, डिस्टिंक्टिव फ्रिंजेस चाहिए हमको, तो हमको जो है ओमेगा कांस्टेंट लेना पड़ता है। ओमेगा टाइम के साथ डिपेंड नहीं कर सकता, ओमेगा टाइम पर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या कि भाई किसी पॉइंट P पर, देखो किसी पॉइंट P पर किसी टाइम पर यहाँ पे डार्क बनेगा, किसी पॉइंट पर यहाँ ब्राइट बनेगा, डार्क ब्राइट इस तरह से फास्ट होता रहेगा, तो आपको लगेगा वहाँ पे पर्टिकुलर डार्क ही, एवरेज आपको डार्क ब्राइट दिखेगा आपको, क्योंकि ओमेगा मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो ओमेगा आपको हमेशा कुछ दिखे, पता नहीं चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। समझ रहे हो ना? मतलब फेज डिफरेंस जो है टाइम के साथ डिपेंड नहीं करना चाहिए, और टाइम के साथ डिपेंड नहीं करे उसके लिए हमको क्या चाहिए कि फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए। उसके लिए हमको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो उससे ओमेगा सेम हो जाएगा, और भाई ओमेगा सेम होगा तो ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई इफ ओमेगा इज सेम, या बोलो कोहेरेंट सोर्स, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा ये टाइम वाला टर्म, तो देन फेज डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, किसी पर्टिकुलर टाइम T पर, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा हो कोई टर्म, तो कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या, कौन सा सोर्स हो? कोहेरेंट सोर्स हो। तो इंटरफेरेंस का ये भी कंडीशन है, या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये भी कंडीशन है कि जो सोर्स से वेव्स आ रही हैं, जिस सोर्स, देखो फ्रीक्वेंसी किससे डिसाइड होती है? सोर्स से। तो जो सोर्स से वेव आ रही है वो दोनों सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट करनी चाहिए, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर वो जो वेव्स मीट कर रहे हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे, तभी जो है वहाँ पे हमको डिस्टिंक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लो कि फॉर, यहाँ पे लिख लो फॉर डिस्टिंक्टिव इंटरफेरेंस we require coherent sources। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं कि फेज कांस्टेंट हो। आपको 2 मिनट में बात समझा दे रहा हूं, किसी बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि फेज कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट होना चाहिए? फेज का डिफरेंस। जैसे एग्जांपल से समझाऊं आपको, मान लो मेरे पास ये साइनसोइडल वेव है, और उसी के अकॉर्डिंग मान लो कि मैं एक कॉज वाला वेव ड्रॉ कर दूं इस तरह से। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, आपको समझ पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ साइनसोइडल वेव, और यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं कॉस वाला।
ध्यान से देखोगे कि ये दो वेव का फेज सेम नहीं है। मतलब भाई ये 0 है, जब ये 0 पर है तब ये पाई बाय 2 पे देखो ध्यान से, मतलब ये 0 है तब ये मैक्सिमम है, और ठीक है जब ये मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पर ये क्या है, ये 0 है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ना। और जब ये 0 है उस पॉइंट पर सेकंड वाला मैक्सिमम पर है। आप कहानी देख पा रहे हो। तो ये दोनों वेव क्या है देखोगे ध्यान से कि भाई जब ये 0 पर है तब ये मैक्सिमम पर है, जब ये वाला मैक्सिमम पर है तब ये 0 पर है, अब जब ये 0 पर है तब ये मैक्सिमम पर है। ध्यान से देख पा रहे हो। बताओ ये कोहेरेंट सोर्स हैं कि नहीं? ये जो है कोहेरेंट सोर्स हैं। ये कौन सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स है। अब ध्यान से देखो कि दोनों का फेज कांस्टेंट नहीं है, दोनों का फेज कांस्टेंट नहीं है, लेकिन फेज डिफरेंस निकालोगे अगर फेज डिफरेंस निकालोगे तो कांस्टेंट आएगा हमेशा। फेज का डिफरेंस निकालोगे कि भाई ये वेव इससे एग्जैक्टली π/2 फेज डिफरेंस पीछे है। देखो ध्यान से, ये π/2 देखो, इसका मैक्सिमम पहले आ रहा है, इसका मैक्सिमम बाद में आ रहा है। मतलब सेकंड वाला वेव पहले वाले वेव से π/2 आगे है। अब किसी भी पॉइंट पर चेक करोगे ना, देखो ये 0 पर है तब ये π/2, जब ये π/2 पर है तब ये 0 पर। तो π/2 - 0 किसी भी पॉइंट पर निकालोगे, π/2 - 0 मतलब जो कि फेज आ रहा है वो π/2 आ रहा है। तो फेज जो है कांस्टेंट है, भले π/2 है, 0 नहीं, जरूरी नहीं कि 0 हो हमेशा, जरूरी नहीं हो कि फेज डिफरेंस हमेशा 0 हो या फेज सेम हो। फेज सेम होना जरूरी नहीं है, फेज का डिफरेंस सेम होना जरूरी है। कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कंफ्यूज मत होना कि भाई ये कोहेरेंट सोर्स है कि नहीं। हाँ है ये कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि इसका फेज का डिफरेंस कांस्टेंट है। भाई ऐसा कोई रैंडम वेव बना दूं, इस तरह से रैंडम कोई वेव बना दूं भाई जिसका मैक्सिमम मिनिमा, भाई ये मिनिमा पे है तो 0, ये कहीं मैक्सिमा पे है, ये 0 है तो मैक्सिमा है, ये 0 है तो ये कोई इसी पॉइंट पर है। तो रैंडमली मतलब कुछ तरह से कोई आ रहा हो तो इसको हम इनकोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इनकोहेरेंट सोर्स। लेकिन अगर दो वेव्स हैं जिसका फेज का डिफरेंस कांस्टेंट हो ना, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। फेज का डिफरेंस जरूरी नहीं चाहिए, फेज जरूरी नहीं, कभी कभी ये मिथ हो जाता है बच्चों को, मतलब क्वेश्चन रह जाता है, उसको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो बस आज के लेक्चर को यहाँ ही रोकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो अब ये लेक्चर अगर नहीं, ये लेक्चर आप पूरा देख लेना और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।